नमस्कार दोस्तों। आज हम लेक्चर 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम अध्याय 2 को देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के, जो कि हमारा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। तो धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बताती है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में। तो अधिनियम के हिसाब से इसकी परिभाषा है कि जबकि पति या पत्नी, दोनों पक्षकारों की बात कर रहा है, ने अपने को दूसरे के सहचर्य से, अपने आप को दूसरे पक्षकार के सहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना, यानी कि बिना किसी कारण के प्रत्याहृत कर लिया हो, यानी विड्रॉ कर लिया हो, अपने आप को उस दूसरे पक्षकार से अलग रखा हो, तब व्यथित पक्षकार, जो पीड़ित पक्षकार है, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अर्जी कौन कर सकेगा? पति या पत्नी में से दोनों में से कोई पक्षकार, जो व्यथित पक्षकार है, जिसके एक पक्षकार ने उसको सहचर्य जीवन से अलग कर रखा है बिना किसी कारण के। इनका विवाह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया है, मतलब एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अपने आप को अलग कर लिया है। तो उसके लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जो अर्जी पेश की जाएगी वो व्यथित पक्षकार के द्वारा जिला न्यायालय में की जाएगी, और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है, इसके बारे में कि कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन क्यों मंजूर ना कर लिया जाए, कि कोई आधार नहीं है कि आवेदन क्यों मंजूर ना कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन डिग्री कर सकेगा। तो हम इसकी अगर सामान्यतः परिभाषा देखते हैं तो हम बताते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन है क्या, असल में इसका अर्थ से क्या है। तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन का जो सामान्यतः अर्थ है वो है कि दाम्पत्य अधिकारों को पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी उचित कारण के दूसरे को वैवाहिक सहवास, यानी कि मैरिटल कोहैबिटेशन से वंचित करता है। तो पीड़ित पक्षकार को यह अधिकार है कि वह न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सके। किसे अधिकार है? पीड़ित पक्ष को, जो पीड़ित है, कि वह दूसरा पक्ष अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करे और उसके साथ रहने लगे। ये जो है प्रतिस्थापन, ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में, जैसा कि अभी पढ़ा था। आगे देखते हैं कि दाम्पत्य अधिकार है क्या। असल में दाम्पत्य अधिकार है क्या? तो दाम्पत्य अधिकार बेसिकली ये वे अधिकार और कर्तव्य हैं जो पति पत्नी के बीच विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं। ये तभी उत्पन्न होंगे जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है, जब दोनों पुरुष या स्त्री आपस में विवाह करते हैं, तब ये अधिकार उत्पन्न होते हैं। और ये अधिकार हैं क्या? तो दाम्पत्य अधिकारों में पहला अधिकार है साथ रहना, जो शामिल है। दूसरा, वैवाहिक सहवास करना, कि वो पति पत्नी की तरह रहें। और तीसरा है एक दूसरे की देखभाल करना, यानी कि एक दूसरे को केयर करना। और चौथा, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना, यानी घर परिवार में जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उसे भी अच्छे से निभाएं। ये दाम्पत्य अधिकार के 4 बेसिक जो हैं अधिकार हैं। आगे बात करते हैं कि प्रतिस्थापन क्या है। तो प्रतिस्थापन का अर्थ है पुनर्स्थापित करना या वापस लाना। दाम्पत्य अधिकारों के संदर्भ में इसका अर्थ है यदि कोई पति या पत्नी अपने साथी को, यानी दूसरे पक्षकार को बिना कानूनी औचित्य के छोड़ देता है और उसके साथ नहीं रहता है। मतलब दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक से कभी कोई बात हो जाती है कि कोई बात ही नहीं होती है, अचानक से मन होता है कि चलो अलग रहते हैं, तो वैसे रहने की बात कर रहा है कि साथ नहीं रहता। तो छोड़े गए पति या पत्नी को ये अधिकार है। मतलब जैसे पति या पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं, पति ने कहा कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मतलब बिना किसी कारण के मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो पत्नी वहाँ पर पीड़ित पक्षकार है, तो पत्नी वह अदालत में जाकर वैवाहिक सहवास को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिलवा सकेगी।
तो कौन व्यतीत पक्षकार हुआ यहाँ पर? इस हिसाब से, इस प्रॉब्लम के हिसाब से पत्नी, क्योंकि उसके पति ने बिना किसी कारण के उससे दूरी बना ली है। तो पत्नी अदालत यानी जिला न्यायालय में जाकर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के डिक्री के लिए आदेश करवा सकेगी, न्यायालय की शरण ले सकेगी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के जो और बेसिक सी बातें हैं वो ये हैं कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी बिना उचित कारण के अलग रहता है तो पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो पीटी में बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की जो डिक्री के लिए आवेदन जो है वो कहाँ किया जा सकता है? तो आंसर आपका है कि जिला न्यायालय में किया जा सकता है। यदि अदालत को ये लगता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित आधार है तो वह आदेश पारित कर सकती है कि दूसरा पक्ष अपने दाम्पत्य अधिकारों के कर्तव्यों का पालन करे। इसके कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज हैं जो हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है त्रिलोकचंद बनाम सावित्री देवी, AIR 1959 पंजाब का केस है। इसके फैक्ट ये थे केस के, पत्नी ने पति को छोड़ दिया था। इस केस में पत्नी ने पति को छोड़ दिया था। अभी मैंने जो कंडीशन बताई थी उसमें पति ने पत्नी को छोड़ा था, इसमें पत्नी ने पति को छोड़ दिया और पति ने धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की याचिका दायर की। अब निर्णय कहाँ हुआ? पंजाब हाईकोर्ट ने कहा, यानी कि जब याचिका दायर कहाँ हुई होगी? जिला न्यायालय में। वहाँ से जब कुछ मामला नहीं बना हुआ तो ऊपर पहुँचा हुआ, इसलिए पंजाब हाईकोर्ट तक मामला पहुँचा। पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के साथी को छोड़ देता है तो दूसरा पक्षकार धारा 9 के अंतर्गत रहने का हकदार है। मतलब वही बात कही है जो कि धारा 9 में बताई गई है। महत्व इस केस का यह है कि इस मामले में अदालत ने धारा 9 की वैधता को स्वीकार किया है। दूसरा केस है मोहनलाल बनाम सीमा देवी, AIR 1963। ये MP का केस है, मध्य प्रदेश का। इस फैक्ट में भी पत्नी ने पति पर क्रूरता का आरोप लगाया और उसके पास वापस जाने से इनकार किया, यानी इस केस में भी पत्नी ने ही पति को छोड़ा। तो निर्णय जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी साबित करते कि पति के पास लौटना उसके लिए हानिकारक होगा, यानी कि पत्नी को ये सिद्ध करना होगा कि पति के पास अगर वो जाती है तो उसके लिए वह चीज़ हानिकारक होगी, तो पति को दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए आदेश नहीं मिल सकता। न्यायालय को अगर ये समीचीन हो जाता है कि पत्नी अगर पति के पास रहती है तो उसको हानि हो सकती है किसी भी चीज़ की, तो वो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की जो पति ने आदेश के लिए आवेदन किया है वो आवेदन को न्यायालय खारिज कर देगा, उसको आदेश नहीं देगा। तो ये निर्णय ने महत्व दिया था कि उचित कारण होने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन रोका जा सकता है। और अगले केस की बात करते हैं तो अगला केस है मोहन बनाम मीना, 1964 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, अदालत ने कहा था कि पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए जब तक कि वह ये साबित ना कर दे, जब तक कि वह ये सिद्ध ना कर दे कि पति की ओर से उसे यातना, क्रूरता या असुरक्षा है। यानी कि अगर पत्नी जब तक ये साबित ना कर दे कि मुझे पति के पास इन चीज़ों का खतरा है जिससे मेरा हानि हो सकती है, कोई शारीरिक क्षति हो सकती है या मानसिक कोई क्षति हो सकती है, रहना उसके लिए उचित नहीं है, तब तक जो है न्यायालय उसको दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए डिक्री नहीं पारित करेगा। और अगला केस है हरविंदर कौर बनाम हरमिंदर सिंह। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है 1984 का। इसके तथ्य थे कि पत्नी ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के आदेश को असंवैधानिक बताकर चुनौती दी, यानी कि पति को जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का आदेश प्राप्त हो गया था। तो निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 9 वैध है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उल्लंघन नहीं करती है। यानी कि धारा 9 की वैधता पर विचार किया दिल्ली हाईकोर्ट ने, जो मतलब वैध बताया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। तो इसकी संवैधानिकता को और मजबूत कर दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। अगला केस जो है वो है तिलक बनाम बिमला। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस है 1984 का। इसमें अदालत ने निर्णय दिया था कि दाम्पत्य अधिकारों का
प्रतिस्थापन वैवाहिक संस्था सुरक्षा के लिए है, वैवाहिक संस्था की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये आदेश ज़बरदस्ती सहवास नहीं करा सकता। कुल मिला के ये है कि न्यायालय आदेश तो पारित कर देगा दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, लेकिन जो पक्षकार जिसके लिए आदेश दिया गया है वह अगर नहीं चाहता कि मैं सहवास करूं, तो न्यायालय या कोई अन्य व्यक्ति भी उससे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। इसलिए अदालत ने जो है आदेश की सीमाएं इस केस में निर्धारित की हैं। अगला केस है सरोज रानी बनाम सुखदेव कुमार। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का केस है 1984 का। तो इसके जो तथ्य थे वो थे, पत्नी ने धारा 9 के तहत आदेश प्राप्त किया, यानी पति ने पत्नी को छोड़ दिया था, तो पत्नी ने आवेदन किया जिला न्यायालय में, तो उसे आदेश प्राप्त हो गया, लेकिन पति ने कहा कि ये प्रावधान असंवैधानिक है, तो इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई इस केस में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 9 संवैधानिक रूप से वैध है, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा। यह पति पत्नी को सुलह और वैवाहिक संबंध बनाए रखने का अवसर देती है। तो इसका महत्व क्या है इस केस का? ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इसने धारा 9 की वैधता को अंतिम रूप से स्थापित किया। इस कहा जाता है इस केस जो सरोज रानी बनाम सुखदेव कुमार का केस है, इस केस के बाद जो प्रभाव पड़ा है धारा 9 पे, उसके बाद आज तक कहा जाता है कि कोई भी चुनौती नहीं दी गई है धारा 9 के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की अधिनियम के अनुसार। तो इसमें जो एक स्पष्टीकरण दिया है वह ये कहा गया है, जहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्या के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रति हेतु है, अगर कोई प्रत्युक्त हेतु है, ये प्रश्न उठता है, वहाँ युक्तियुक्त प्रति हेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्या से प्रत्याहरण किया है। यानी दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जो आधार दिए गए हैं, जो डिग्री प्राप्त करने के आधार हैं, जो बचाव हैं विरोधी पक्षकार को कि क्यों उसे ये डिग्री नहीं पारित करनी चाहिए, तो उनमें से कोई भी एक युक्तियुक्त कारण हो, जो रीज़नेबल कॉज हो कि हाँ ये रीज़न है मैं साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो न्यायालय उस व्यक्ति को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर डालता है जिसने ये बात कही हो कि सहचर्या से प्रत्याहरण किया है। तो अगले उसकी तरफ चलते हैं। न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण धारा 10 में दिया गया है, जो कि इससे पहले हम बात करते हैं इससे पहले हम बात करेंगे इसकी न्यायिक पृथक्करण के बचाव दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के मामले में विरोधी पक्षकार निम्नलिखित बचाव प्राप्त कर सकते हैं। यानी दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रतिस्थापन का मामले में जो विरोधी पक्षकार होगा उसको क्या बचाव प्राप्त हो सकते हैं जिसके खिलाफ आदेश पारित करना हो। तो पहला बचाव ये है कि प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट ने अपने को प्रार्थी के यानी पिटिशनर के सहचर्या से नहीं हटाया है। पहला तो यह है कि उसने स्वयं नहीं हटाया है, और दूसरा ये है कि इस सहचर्या से हटने का युक्तियुक्त कारण है, यानी कि इस सहचर्या से हटने का उसके पास एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ था कि उसने खुद को हटाया। और तीसरा है कि प्रार्थी और प्रत्यर्थी पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के मध्य कोई मान्य विवाह अस्तित्व में है ही नहीं, यानी कि दोनों पक्षकार जो हैं उनके बीच कोई मान्य विवाह, जो कि वैध विवाह हिंदू विवाह में होता है, जो वैध विवाह का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तीसरा कारण ये हो गया बचाव। चौथा बचाव है कि प्रार्थी अपनी गलती या अयोग्यता का लाभ उठाना चाह रहा है। पांचवा हो गया याचिका दायर करने में अनावश्यक या अनुचित विलंब हुआ है। और पांचवा बचाव है कि याचिका प्रत्यर्थी के लिए साठगांठ करके पेश की गई है, प्रत्यर्थी के साथ, यानी याचिका जो है प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट के साथ साठगांठ करके पेश की गई है, किसी ने बहका दिया होगा उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ ये प्रोविज़न है। अब बात करते हैं हम जुडिशल सेपरेशन की, न्यायिक पृथक्करण की, धारा 10 की। तो धारा 10 जो बात करता है जुडिशल सेपरेशन की, जुडिशल सेपरेशन की बात करता है धारा 10 न्यायिक पृथक्करण। तो न्यायिक पृथक्करण
जो है धारा 10 में दिया गया है। इसका क्लॉज 1 कहता है विवाह का कोई पक्षकार पति या पत्नी में से कोई भी, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, यानी ये अधिनियम जब लागू आया अस्तित्व में आया था उसके पूर्व या पश्चात, या अधिनियम बनने के पश्चात विवाह अनुस्थापित हुआ हो। तो धारा 13 की उपधारा 1, धारा 13 किससे संबंधित है? विवाह विच्छेद से। तो विवाह विच्छेद जो धारा 13 की उपधारा 1 है, जिसमें विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, यानी धारा 13 की उपधारा 1 में जो आधार दिए गए हैं उनमें से किसी आधार पर, और पत्नी की दशा में उक्त धारा उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, यानी कि विवाह विच्छेद के जो आधार धारा 13 में दिए गए हैं उनमें किसी आधार पर, और पत्नी की दशा जो उसी धारा के उपधारा 2 में दिए गए हैं उनके आधार पर, जिस पर विवाह विच्छेद के अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यानी कि न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार वही आधार हैं जो कि विवाह विच्छेद के लिए दिए हैं। तो विवाह विच्छेद के जो आधार हैं उन्हें न्यायिक पृथक्करण के आधार दोनों को कब जोड़ा गया है? तो ये 1976 में दोनों को जोड़ा गया है। जो आधार न्यायिक पृथक्करण के हैं वही आधार विवाह विच्छेद के हैं। ये 1976 में दोनों को जोड़ दिया गया था। अब उपधारा 2 की बात करते हैं। जहाँ की न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हो गई हो वहाँ अर्जीदार इस बात की बाध्यता न होगी, वहाँ अर्जीदार पर इस बात की बाध्यता नहीं होगी कि वह प्रत्यार्थी के साथ सहवास करे, यानी रिस्पोंडेंट के साथ सहवास करे। ये वही बात होगी जो पिछले निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को ज़बरदस्ती सहवास करने के लिए बाध्य नहीं बनाया जा सकता। तो दोनों पक्षकारों में से किसी के भी अर्जी द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्यता के बारे में अपने समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री विखंडित या कर सकता है, मतलब डिक्री को विखंडित कर सकता है। अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दी गई हो और कहा हो कि क्या कहें, सहवास करो, और कोई पक्षकार जो है ज़बरदस्ती सहवास के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, किसी को ज़बरदस्ती सहवास करने के लिए बाध्यकारी नहीं बना सकते, ये कहा गया है। तो अब बात करते हैं इसके आधारों की कि न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार क्या हैं। तो न्यायिक पृथक्करण के जो आधार हैं वो धारा 10 में ही दिए गए हैं। तो आधारों की बात करते हैं तो ये आधार हैं, धारा 10 में वे सभी आधार शामिल हैं जो तलाक यानी विवाह विच्छेद धारा 13 में दिए गए हैं। मुख्य आधार जो हैं इस प्रकार हैं। सामान्य आधार जो है कॉमन ग्राउंड, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्राप्त हैं, वो धारा 13 की उपधारा 1 में है, जिसका पहला है व्यभिचार एडल्ट्री, धारा 13(1) के 1 खंड में। यदि पति या पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाता है, ये एक आधार होगा जुडिशियल सेपरेशन का, और यही आधार है विवाह विच्छेद का। तो पहला क्या है? एडल्ट्री। इसका जो लीडिंग केस है दिलीप बनाम आशा, अदालत ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त हो सकता है, यानी सर्कमटेंसेस एविडेंस जो है सफिशेंट हो सकते हैं। और दूसरा आधार है न्यायिक पृथक्करण का क्रूरटी। ये धारा 13(1) के 1A में दिया है, जिसमें कहा गया पति या पत्नी दूसरे के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता करता है। तो क्रूरता में क्या क्या आता है, जैसे कि मारपीट, अपमान, दहेज प्रताड़ना, धमकी, मानसिक उत्पीड़न, ये सब शामिल है क्रूरता में। अगर कोई मतलब पति या पत्नी, क्रूरता कोई भी कर सकता है, चाहे पति की ओर से क्रूरता हो चाहे पत्नी की ओर से। तो क्रूरता मारपीट, अपमान, दहेज प्रताड़ना इन रूप में हो सकती है, जो मानसिक रूप से भी हो सकती है और शारीरिक रूप से भी। इसका जो केस है महत्वपूर्ण वो है नवीन कोहली बनाम नीता कोहली, ये 2006 का केस है। इसमें न्यायालय ने मानसिक क्रूरता को तलाक और न्यायिक पृथक्करण का आधार हो सकती है माना है, मतलब मानसिक क्रूरता भी तलाक या न्यायिक पृथक्करण का आधार हो सकती है, ये बात न्यायालय ने इस बाद में कही है। तीसरा आधार है परित्याग यानी डेजर्शन, ये धारा 13(1) के 1B में है। इसमें कहा गया है कि पति या पत्नी बिना उचित कारण के लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक
लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक एक दूसरे को साथी को छोड़ देता है। मतलब 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को छोड़ देता है। इसका जो महत्वपूर्ण केस है उसमें यह है बिपिन चंद्र बनाम प्रतिभा देवी 1957 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें बात कही गई है कि परित्याग के लिए यानी कि डिजर्शन के लिए मंशा और आचरण दोनों सिद्ध होने चाहिए। मंशा और आचरण यानी कि इंटेंशन एंड बिहेवियर, मंशा एंड आचरण दोनों सिद्ध होने चाहिए डिजर्शन के लिए। अब अगला जो आधार है न्यायिक पृथक्करण का वो है धर्म परिवर्तन कन्वर्जन। धारा 2 में, धारा 13 की 1(2) में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पति या पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी एक पक्षकार हिंदू धर्म का त्याग करके किसी अन्य धर्म में प्रवेश कर जाता है तो वह एक आधार होगा विवाह विच्छेद का और न्यायिक पृथक्करण का, जो कि चौथा आधार है। 5वां आधार है मानसिक विकार यानी कि मेंटली डिसऑर्डर। ये जो है अनसाउंड माइंड जैसा व्यक्ति होता है वैसा कुछ। इसमें कहा गया है कि पति या पत्नी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं, गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं जिससे वैवाहिक जीवन असंभव हो जाता है। तो किस तरीके से मानसिक पीड़ित, जैसे कोई संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं है, कोई ये नहीं समझ सकता कि ये इतनी समझ नहीं है उसमें कि विवाह के कर्म कांड कैसे हैं या उनकी कर्तव्य कैसे हैं, एक पति पत्नी को आपस में कैसे रहना चाहिए, ऐसा कुछ उसके रोग से पीड़ित जो है वह व्यक्ति, तो ये एक मानसिक विकार जो है जुडिशियल सेपरेशन का आधार बन जाएगा। छठा है कुष्ठ रोग लेप्रोसी। धारा 13(1) में जो है एक धारा 13 के उपखंड 1 के 4 में दिया गया है। इसमें जो है ये अब जो है हटा दिया गया है। ये पहले ये आधार था लेकिन अब जो है 2019 में संशोधन से इसे हटा दिया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण के आधार में जो कुष्ठ रोग वाला आधार था वो कब रिपील कर दिया गया है, कब हटा दिया गया है, तो 2019 के संशोधन से इसे हटा दिया गया है। प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। 7वां है संक्रामक यौन रोग यानी कि वेनेरियल डिजीज़। ये धारा 13(1) के V में है। ये है पति या पत्नी यौन संचारित रोग से पीड़ित हूँ, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जो यौन संचारित रोग है उससे संक्रमित है, तो ये एक विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण का आधार हो सकता है। 8वां है कि सन्यासी रेनिशिएशन यानी कि धारा 13(1)(6). इसमें कहा गया है कि यदि पति या पत्नी ने हिंदू विधि के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया है, वह सन्यासी हो गया है, अपना संसारिक जीवन त्याग करके अगर वो सन्यासी हो जाता है तो ये भी एक आधार होगा जुडिशियल सेपरेशन का या विवाह विच्छेद का। ये भी एक मुख्यतः प्रमुख आधार होगा जिससे कोई पक्षकार जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए याचिका दायर कर सकता है। अब अंतिम और 9वां आधार जो है वो है मृत्यु की अनुमानित घोषणा या 7 वर्ष से अधिक लापता होना। इसमें है कि पति या पत्नी कोई भी पक्षकार लगातार 7 वर्ष तक जीवित ना होने की सूचना नहीं मिलती है किसी पक्षकार की जो 7 वर्ष से लापता है और काफ़ी ढूंढने पे या किसी ऐसे से जिससे सुना जा सके नहीं सुना है उसके बारे में कुछ, और वो कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक गायब है, तो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये भी एक आधार बन जाता है दूसरे पक्षकार के लिए कि वह न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सके न्यायालय से। ये एक आधार बन सकता है। तो ये मुख्यतः आधार थे जुडिशियल सेपरेशन के लिए जो न्यायालय से कोई भी पक्षकार ले सकता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना।